स्टूडेंट्स, हिंदी में हम 19 चैप्टर महाकवि कालिदास के बारे में बात कर रहे थे। अंत में हमने बात की कि शारदानंद की पुत्री विद्युतमता ने एक घोषणा की थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हराएगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। इसकी घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पड़ोस के देशों तक पहुंची, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्युतमता से शास्त्र करने के लिए आने लगे। क्या विद्युतमता गुणवान थी, सुंदर थी, जिसके कारण उसे प्राप्त करने के लिए सभी उसकी शर्त मानकर उसमें पास होकर विद्युतमता को पाने के लिए वो बारी बारी आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों की बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था, क्योंकि वो उसमें सफल नहीं हो रहे थे। ग्लानि यानी कि शर्म आ रही थी कि एक लड़की से वह हार रहे थे और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे थे कि गए तो सभी, लेकिन कोई भी उसमें पास नहीं हो पाया और उन्हें एक प्रकार की ग्लानि यानी कि शर्म महसूस होने लगी कि हम एक लड़की से हार गए। अब वह उनके साथ बदला लेने का विचार करते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए तो इसका घमंड हम उतार सकें। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्युतमता का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपना अपमान का बदला भी ले सकेंगे। तो उन्होंने सोचा कि विद्युतमता का जो विवाह है किसी मूर्ख से करवा देते हैं, तो उसे इतना रूप, गुण और ज्ञान का अभिमान है वो टूट जाएगा और हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। अतः अब वे ऐसे मूर्ख की तलाश करने लगे और ऐसे मूर्ख की खोज करने लगे और संयोग से कि उनको एक दिन ऐसा मूर्ख भी मिल गया। वह पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था, कि वो मूर्ख ऐसा था जो पेड़ पर बैठा था और उसी डाली को काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा, इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। तो उसे पेड़ से उतारा और विद्वानों ने कहा कि तुम्हें अच्छी एक राजकुमारी सुंदर सी, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा, इसलिए उसे लालच देकर अपने साथ जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ कुछ नहीं बोलेगा और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर विवाह करना है तो कुछ भी बोलना नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह समझाया, वहाँ चुपचाप गूंगे बनकर रहना होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ, उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा लिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित और उसे विद्युतमता के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए, उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहाँ कुछ नहीं बोलना है, अच्छे कपड़े पहनाए और फिर उसे विद्युतमता के पास वह परीक्षा के लिए ले जाते हैं। राजकुमारी विद्युतमता को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने बताया कि ये तो हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान भी हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं। लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। संकेत यानी कि इशारे। तो उन्होंने कहा कि मौन व्रत धारण किया है इसलिए बोल नहीं पाएंगे, केवल इशारे से ही वह आपके साथ शास्त्रार्थ यानी कि ज्ञान के जो भी प्रश्नों के उत्तर हैं वो देंगे। विद्युतमता पंडितों की यह छल बड़ी बातें समझ न सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। तो पहला प्रश्न किया और जिसमें विद्युतमता व पंडितों की जो छल कपट की बातें वो तो समझ नहीं पाई, लेकिन तैयार हो गई शास्त्र के लिए। उसने पहला प्रश्न किया और एक उंगली दिखाई और जिसका अर्थ होता है कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया और जैसे ही उस मूर्ख युवक को एक उंगली
दिखाई तो उसे ऐसा लगा कि वह एक उंगली से उसकी आँख फोड़ डालना चाहती है। तो उस मूर्ख ने क्या किया, 2 उंगली दिखाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया, यानी कि इशारा किया। लेकिन पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्युत को समझाते हुए कहा, आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरु जी का कहना है ईश्वर और जीव 2 है। क्या आप कहते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है ईश्वर और जीव 2 है। तो इस तरह से पंडित उनका जवाब देते हैं। इस बार राजकुमारी विद्युत ने 5 उंगलियां दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। अब दूसरे प्रश्न में विद्युत ने 5 उंगली दिखाई और 5 उंगली दिखाकर 5 महाभूत तत्वों का संकेत करती है। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। उसने देखा कि 5 उंगली दिखाकर उससे 5 थप्पड़ मारने की बात बताती है, तो वह अपनी मुट्ठी बांधकर उसे गुस्से से जवाब देने के लिए वह तैयार हो जाता है। पंडित ने इस बार भी विद्युत को इस संकेत का बताते हुए कहा, आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों का संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है 5 तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। तो विद्वानों ने इसका उत्तर देते कहा कि आप 5 तत्वों का संकेत कर रही हैं, जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और हवा, जिसके द्वारा ये पूरी 5 महाभूत तत्वों से ये धरती बनी हुई है और हमारा शरीर भी इसी से बना हुआ है। लेकिन हमारे गुरु जी का कहना है कि इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि यानी कि इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसके अलग अलग रहने में नहीं। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्युत ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। कि अब शास्त्रार्थ में विद्युत अपनी हार मान लेती है और फिर दोनों का विवाह हो जाता है, बड़े धूमधाम से करवाते हैं। एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर यकायक बोल उठा, ऊँट ऊँट। अब एक दिन की बात है, जब एक दिन वह महल में था और वहाँ खिड़की से एक ऊँट को देखा और ऊँट की बोली सुनकर उसके पता नहीं लगा कि उसने मौन व्रत किया है, लेकिन वो अचानक ही बोलने लगता है और कहता है कि ऊँट ऊँट। उसके बोलते सुनकर विद्युत चौंक उठी। उसे पता चल गया कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। जैसे उसने सुना वो चौंकी और उसे पता चल गया कि कोई बड़ा विद्वान नहीं है। अब पंडितों की छल बड़ी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया कि जो पंडितों ने उसके साथ छल किया था, जो कपट किया था, वो समझ गई। विद्युत को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर दिए। कि उसे बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख भी हुआ और अपने महल से कालिदास को निकाल कर उसे वहाँ पे न आने के लिए रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से और इसी दुख के कारण कालिदास भी दुखी हुए और कठोर उपासना करने के लिए वह जंगल में चले गए और वहाँ माँ काली की उपासना की और वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। तो ये लिखी गई जो पुराण ग्रंथों में है वह बातें बताई गई है और इस तरह से उनका नाम कालिदास हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विद्याएं सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी कि कुशल, ज्ञानी, राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर फिर से विद्युत के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्युत से प्रार्थना की, अनावृत कपाट द्वार देहि। तो यहाँ पर सब कुछ अब वह अतिथि शास्त्र, धर्मशास्त्र, ये साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त करा है, लेकिन तब भी द्वार बंद ही था।
अब वो विद्वान बन गए हैं और अपने विद्वान की एक प्रमाण स्वरूप सबूत देने के लिए, जैसे भी हम भी कोई स्टैंडर्ड पास किया तो उसके प्रमाण के रूप में हमारे पास रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट होता है, उसी प्रकार कालिदास को भी अब अपने विद्वान होने का प्रमाण देने के लिए उन्होंने संस्कृत में विद्युत्मता से प्राप्त की कि अनावृत कपाट द्वार देहि, ये जो आपने द्वार बंद किया है वो खोल दीजिए और मैं अपने ज्ञान का परिचय आपको देना चाहता हूँ। अंदर से पत्नी विद्युत्मता से पूछा, अस्ति कसिचिद वागशेव शेष, के अंदर से वह पूछती है कि क्यों तुम अंदर आना चाहते हो, कौन सा ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है। तब इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्युत्मता को सुनाई। विद्युत्मता को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। कि इस तरह से कालिदास ने अपने विद्वान होने का प्रमाण भी दिया। और कालिदास की जो 3 रचनाएं हैं, वैसे तो यहाँ पर सभी 7 जो रचनाएं हैं उसका परिचय हम प्राप्ति करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की जो रचनाएं विद्युत्मता को सुनाते हैं, और विद्युत्मता को लगता है कि नहीं ये विद्वान होकर आए हैं, पंडित होकर आए हैं, विश्वास हो गया, फिर द्वार खुलकर उस महाकवि कालिदास का वो स्वागत करती है।